Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So now we are entering into our Madad series. ठीक है? So in this series, we are going to discuss the previous year mains question. किसके regarding? Particularly polity section. ऐसे ही we will discuss all the relevant questions with respect to the मेंस perspective of different courses. इकोनॉमिक्स का अपना अलग आएगा, पॉलिटी का अपना अलग आएगा, उसके बाद हिस्ट्री के अलग, ऐसे ऐसे करके अलग. मोर ओवर टू दिस देर आर सम डिस्कशंस लेफ्ट ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ द पॉलिटी कोर्स. जैसे आई हैव टोल्ड यू इन द प्री सेक्शन, जब हम लक्ष्मीकांत कवर कर रहे थे, तब मैंने जैसे आपको बताया था कि वी हैव टू कंपेयर द पावर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा. इज राज्यसभा अ सेकेंडरी चैम्बर और अ सेकेंड चैम्बर? वी हैव टू कंपेयर द ग्रुपिंग्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा वर्सेस द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो दिस काइंड ऑफ मेन्स क्वेश्चन. देन पॉलिटिकल पार्टीज, वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे. ठीक है. देन प्रेशर ग्रुप्स. सो दीज all particular topics have been written in the mains syllabus of UPSC CSE एग्जाम. ठीक है. सो आज डिस्कस करते हैं थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एट द वेरी फर्स्ट डे यू विल एबल टू राइट अ गुड क्वेश्चन. ठीक है. एंड वी डोंट हैव टू राइट अ एक्सेलेंट क्वेश्चन, वी ओनली हैव टू राइट अ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन. जैसे अभी हम देखेंगे इसी वाले वीडियो में कि हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाएंगे प्रीवियस ईयर और उसी को हम एनालाइज और डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके आंसर में. ठीक है. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट फ्रॉम डे वन यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर. वाई? बिकॉज यू हैवंट गॉन थ्रू ऑल द कोर्स, ऑल द सब पॉइंट्स ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिटी सेक्शन. तो आपको पता ही नहीं कि एक अगर क्वेश्चन पूछा है उसका एक सेक्शन है पार्ट 1 में से, एक सेक्शन है पार्ट 20 में से, और एक छोटा सा पार्ट 30 में से भी आप वो पॉइंट ला सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए. ठीक है. सो जब आप पूरा प्रीलिम का कोर्स खत्म कर लोगे, देन ओनली यू विल एबल टू फिगर आउट और डू दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन, सो दैट फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन यू विल एबल टू पिक द रेलेवेंट पॉइंट्स जो आपके वैल्यू एडिशन करेंगे आंसर्स में. ठीक है. तो थोड़ी सी ओवरव्यू देने के बाद लेट्स स्टार्ट विद अवर दिस पर्टिकुलर मदद सीरीज. सो टुडेज क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स. सो होप सो आपने अच्छे से देख लिया वो क्वेश्चन. अब इसी पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. ठीक है. इसमें पर्टिकुलर सीरीज में आपको सीखना है. समझ में आ गया? अगर इफ समथिंग यू डोंट नो, कोई भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, या हमने वो प्रीलिम्स में भी नहीं पढ़ा है, तो कोई टेंशन मत लीजिए, उसको वैल्यू एडिशन कीजिए. ठीक है. आईएएस की पूरी जर्नी में आप यही सीखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती. हालांकि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, फिर भी आपको टिट्स एंड बिट्स आपको इधर उधर मिलते रहेंगे जो आपको आते ही नहीं है. एंड यू हैव स्किप्ड दैट पर्टिकुलर पोर्शन आउट ऑफ योर पर्टिकुलर सिलेबस, प्रिपेयर्ड सिलेबस. तो उसमें टेंशन मत लीजिए. दिमाग हमारा भी खराब होता है, सब पूरे एस्पायरेंट्स का दिमाग उस पर खराब होता ही होता है. तो ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं, बट आप अलग कैसे हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स से कि जो आपका दिमाग खराब हुआ है उसको, वो एनर्जी को एक चैनलाइज फॉर्म में लगाइए, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है प्लीज़ रिमेंबर इट. ठीक है. तो जो भी आपका ज्ञान का पिटारा है, ये जो ऊपर है, उसमें वो इन्फॉर्मेशन भी डाल दीजिए. अंडरस्टूड? सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड that please examine the scope of fundamental rights. All of the fundamental rights? No. We don't have to examine the scope of all the fundamental rights, but keeping in mind that we have to deal with the latest judgment to that period of time. I think 2017 का मेंस का क्वेश्चन है ये. So we have to keep in mind the judgment of right to privacy. ठीक है. So before jumping to the body part और the main answer part, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. कैसी बैकग्राउंड चीज़ें? फर्स्टली दिस पर्टिकुलर जजमेंट वाज इन न्यूज़, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ हिस्टोरिकल स्टेप.
इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ठीक है, सो इसके बारे में आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्टली, अंडर विच आर्टिकल दिस पर्टिकुलर राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना। सो किस में है आर्टिकल, यहाँ बैकग्राउंड लिख देते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 21, देन समथिंग अबाउट 21 दैट इट इज अ मोस्ट लिबरली इंटरप्रेटेड आर्टिकल, है ना। एंड द सेकेंड नंबर आर्टिकल विच हैज बीन लिबरली इंटरप्रेटेड विद द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन सा है 19, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज राइट टू लाइफ। सो सम मोर बैकग्राउंड, आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि nobody can be punished unless and until procedure established by law, एक पूरा प्रोसीजर आपने इम्प्लाई किया है। दिस पर्टिकुलर फ्रेज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इट हैज़ बीन रिटन इन आर्टिकल 21। ठीक है, सो कोई किसी को भी आप पनिश नहीं कर सकते, पर एक ही चीज़ पे या एक ही तर्ज पे आप उसे पनिश कर सकते हो। कैसे कि एक पर्टिकुलर लॉ है और उस लॉ के तहत आप उसे पनिश कर सकते हो, और ये जो पर्टिकुलर लॉ है इट हैज़ बीन पास्ड और लेजिस्लेटेड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज पार्लियामेंट। ठीक है, सो आर्टिकल 21 इन शॉर्ट राइट टू लाइफ यही बोलता है। ठीक है, नाउ इट हैज़ बीन लिबरली इंटरप्रेटेड इन द हिस्ट्री ऑल्सो। सो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यू नो अ पर्टिकुलर टर्म विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ये हम बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको आंसर्स में नहीं लिखना है। सो वेरी फेमस केस, no, very famous phrase, due process of law. So before 1978, this particular article 21 has explicitly mentioned a particular phrase, procedure established by law. Our constitutional fathers have inculcated this phrase, procedure established by law, instead of the phrase due process of law. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको इन द प्रीलिम सेक्शन भी बताया पॉलिटी में, पर एक छोटा सा चीज़ और फिर से बता देता हूँ मैं। इन द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जुडिशरी विल सी दैट अ पर्टिकुलर लॉ हैज़ बीन लेजिस्लेटेड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, एंड ऑल द प्रोसीजर हैज़ बीन फॉलोड, जो भी करेक्ट प्रोसीजर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में टू लेजिस्लेट अ लॉ, सो ऑल द प्रोसीजर हैज़ बीन फॉलोड करेक्टली। So these two things will be seen by the judiciary while judicial reviewing this particular a particular case. ठीक है, but what happens in due process of law? So in due process of law, these two things which I have mentioned are already present in the judicial review. But a third thing, that the fairity of the law that has been legislated by the parliament. It means we are not dependent on the parliamentary sovereignty in case of due process of law. We have assumed that yes, parliament can also go wrong in many ways. So in a particular wrong way, a parliament has went and legislated or made a particular law which is not in violation of constitution but against the wisdom of our constitutional fathers. ठीक है, so in the due process of law it will also check the fairity of law, that the law itself is fair or not. बाकी तो दो चीज वो चेक करे ही करेगी। ठीक है, so in the मेनका गांधी case of 1978, this particular article 21 has been interpreted by the Supreme Court and the term due process of law has been inculcated into it. But mind you, only parliament has power to amend the constitution, but judiciary has power to interpret the provisions of the constitution. So in a way, अगर आपको अच्छे से समझना है in a simple language, it means judiciary ने legislate कर दिया है। So in some cases which the phrase is also popularly known as judicial activism, judicial overreach बोल लीजिए, ठीक है, judicial adventurism बोल लीजिए। So in many of these cases, judiciary has been acted as a legislature as well as an executive in many cases। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। So in this particular case, मेनका गांधी case of 1978,
procedure established by law has been explicitly mentioned in our constitution by our constitutional fathers. But in this Menka Gandhi case of 1978, Supreme Court has interpreted Article 21 in such a way that due process of law has been inculcated. आगे समझो, लिखा नहीं गया है, अमेंड नहीं किया गया है, बट जो भी सुप्रीम कोर्ट डिग्री दे देती है, इट मीन्स आर्टिकल 21 स्टेटमेंट will be pronounced in such a way that due process of law has been inculcated into it. हमको ये अज्यूम करना है, क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है. सो ये सब चीज़ें हो गई बैकग्राउंड में, है ना. अब फोरग्राउंड में आ जाता है स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इट मीन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स ऑफ लाइफ दिस पर्टिकुलर राइट टू प्राइवेसी जजमेंट, ये हमारे कौन कौन से स्फीयर ऑफ लाइफ को क्या बोल सकते हैं, वायलेट कर रही है, या कौन कौन से स्फीयर्स ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रही है हमारे, है ना. अफेक्ट भी कर सकती है, इफेक्ट भी कर सकती है, ठीक है. तो यही सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. तो इतना बैकग्राउंड अगर आपको पता है, और ये किसके अंदर है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21, ठीक है. थोड़ा सा और उस हिसाब से आपको, जब ये आया था क्वेश्चन, तब के हिसाब से आपको क्या पता होना चाहिए. दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21. केस का नाम था के पुट्टास्वामी जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये शायद से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, के पुट्टास्वामी, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी. दिस इज नॉट मैंडेटरी 90, पर ये एक टर्म मैंडेटरी है. यूनैनिमसली ऑल द जजेस हैव एग्रीड दैट राइट टू प्राइवेसी विल बी इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट सेक्शन, दैट इज आर्टिकल 21, ठीक है. तो ये सब था बैकग्राउंड. नाउ वी विल जंप टू अवर क्वेश्चन. So this is the basic structure in which we have to write most of the mains answer, ठीक है. ऐसे नहीं लिखना कि यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा फिर इंट्रो, बॉडी लिखा बॉडी, नो. इट हैज टू बी इन अ पैराग्राफ मैनर प्रिफरेंशियली. अगर आपका मन है तो आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है. इंट्रोडक्शन क्या होगी, ये जितना भी मैंने हिस्ट्री बताया है इसको सब्ज्यूम कर दो 2 से 3 लाइन में. तो आप क्या बता सकते हो कि आर्टिकल 21, हिस्टोरिकली आर्टिकल 21 हैज बीन liberally interpreted by the Supreme Court of India, and now in 2017 a 9-judge bench has unanimously agreed to include this particular right to privacy in the fundamental right section under article 21, and the judgment is known as K Puttaswamy judgment, K Puttaswamy versus Union of India judgment. तो ये आपका 2 से 3 लाइन में खत्म हो चुका है. तो आपने ये बता दिया है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 के अंदर आती है. जो पर्टिकुलर बेंच थी 9 जज बेंचेस, उन्होंने 9-0 से वोटिंग की है कि ये राइट टू प्राइवेसी जो पर्टिकुलर फ्रेज है दिस हैज टू बी पुट अंडर आर्टिकल 21. ये भी आपने बता दिया. देन आपने अपनी नॉलेज भी यहाँ बता दी कि दिस केस इज के पुट्टास्वामी जजमेंट, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर नाउ. Now we have to examine scope of fundamental rights, but keeping in mind the baseline of right to privacy. So अगर आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, this is right to privacy. तो प्राइवेसी वर्ड सुनते ही आपके फर्स्ट जहन में एज अ टीनेजर, एज अ मिलेनियल, आपके जहन में क्या चीज़ आती है आपकी प्राइवेसी को अगर मैं चोट पहुंचाऊं तो? मोबाइल फोन्स. तो फर्स्ट थिंग इज फोन कॉल टैपिंग. So this particular thing has been done by the government now and then. क्यों? Because वो कुछ भी बहाना बना सकते हैं. बहाना क्या, कभी कभी सच भी होता है. नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न है, कोई भी केस की जांच पड़ताल करनी है, वी हैव अ सस्पेक्ट, बट हमें कोई मटेरियल एविडेंस नहीं उसके खिलाफ में, तो वी हैव टू कलेक्ट दैट मटेरियल एविडेंस बाय टैपिंग इनटू द फोन लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर सस्पेक्ट, ठीक है. बट नाउ द राइट टू प्राइवेसी हैज बीन इंक्लूडेड इन माई फंडामेंटल राइट सेक्शन. सो नाउ इफ आई केम टू नो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टैपिंग माई फोन कॉल्स लीगली और इलीगली, then I can file a particular suit in the Supreme Court of India आर्टिकल 32 के तहत, because there is a violation of fundamental right. हाई कोर्ट में जा सकते हैं, यस हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं. तो ये पेरीफेरी चीज़ें छोड़ते हैं, आपको फिर
राइट टू प्राइवेसी हमने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हमें डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ में बताना कैसे इफेक्ट कर सकता है ये राइट टू प्राइवेसी। सो फर्स्ट इज फोन कॉल टैपिंग। देन आप थोड़ा सा लिख दोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस कैन टैप एनी इंडिविजुअल और सिटीजन फोन ऑफ इंडिया, बट नाउ एज राइट टू प्राइवेसी हैज बीन इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट सेक्शन, सो इट पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन द एग्जीक्यूटिव जुरिडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या तो एग्जीक्यूटिव जुरिडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। देन क्या है, देन एक केस है दिस पर्टिकुलर टर्म यूथनेशिया और इन सिंपल टर्म्स राइट टू डाई। दिस पर्टिकुलर जजमेंट और ये जो भी हम डिसाइड करेंगे ये हमारे राइट टू प्राइवेसी के अंडर आएगा। क्यों? बिकॉज इट इज माई पर्सनल मैटर वेदर आई वॉन्ट टू लिव और आई वॉन्ट टू डाई। इन विच मैनर आई वॉन्ट टू डाई इट इज माई पर्सनल चॉइस। सो इन इंडिया ओनली पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड एंड दैट इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। एक्टिव यूथनेशिया तो भूल ही जाओ इंडिया में। सो एज राइट टू प्राइवेसी इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट सेक्शन, दैट्स वाई इट इज माई पर्सनल चॉइस टू क्लेम माई राइट टू डाई, ठीक है। और वेज क्या हो सकता है, एक्टिव एज वेल एज पैसिव यूथनेशिया। सो यहां भी ये इफेक्ट कर सकती है। सो वी आर डिस्कसिंग स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये ऊपर रखना है ध्यान में। देन सबसे बड़ी चीज उस टाइम की आधार एक्ट। सो अंडर दिस एक्ट माई बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज माई एड्रेस, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज ही हैव टू मेक अ आइडेंटिटी कार्ड so that in future this particular identity card will help government of India to identify beneficiaries of a certain scheme which he will launch in future, ठीक है। सो हमारे पूरे इंडिया में ऐसी कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं है जिसमें फेकनेस बहुत ही कम हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ही ज़्यादा हो। बट नाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन टेकन एन एज, बहुत सुपीरियर हो चुकी है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक्स ही हम ले रहे हैं सिटीजन्स के। दिस हैज नेवर बीन डन बिफोर। अगर बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं हम सिटीजन के, सो सबके यूनिक बायोमेट्रिक्स होते हैं। ये मैं थोड़ी आपको आधार की बैकग्राउंड बता रहा हूँ, लिखना क्या है फिर वो देखेंगे। एज दिस पर्टिकुलर बायोमेट्रिक्स इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल, सो देर इज वेरी लेस चांसेस, मिनिमल चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन। अंडरस्टूड? तभी इसी एम से ये आधार एक्ट आया था, ठीक है। बट वी कैन क्लेम दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज exhorting us, forcing us to give my personal details, that is my residential address, my name as well as my date of birth. Moreover, a particular thing which is unique to me, my biometrics, the government is taking it and storing it in his database. चलो एक बार को हमने मान लिया यस कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फ्यूचर स्कीम्स, बट हमारी जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो डाटा सॉफ्टवेयर्स है, जो उसके कंप्यूटर मशीनरीज है, that are not of a superior technology and they are prone to malware attacks and Trojan horse effect, Trojan horse attacks. तो हम उससे भी डील करें, मतलब हम आपको सारे बायोमेट्रिक्स अपने दे भी, एंड देर इज नो गारंटी दैट समवन विल स्पाई ऑन आवर डाटा और स्टील आवर डाटा फ्रॉम द गवर्नमेंट डाटाबेसेस। समझ में आई बात? सो आधार एक्ट में हमें ये लिखना है कि एज राइट टू प्राइवेसी इज माई फंडामेंटल राइट, सो इट इज माई ओन चॉइस दैट व्हाट डिटेल्स आई कैन गिव टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है ये सारी लिस्ट हमको देनी है, नहीं, it is my choice to decide from this list what credentials I have to give to the government. But mind you, Supreme Court has already rejected this particular thing कि in the Aadhaar Act the government is forcing you to give particular details, general details which can't be misused by anyone. अगर कोई स्पाईवेयर अटैक या मालवेयर अटैक होगा भी और डाटा थेफ्ट होगा भी, तो भी आपकी इतनी जनरल डिटेल्स हैं, आपका नाम से कोई क्या पता लगा लेगा? समझ रहे हो? आपका इसमें जेंडर होगा, उससे कोई क्या पता लगा लेगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उससे क्या पता लगा लेगा? हमको पता है कि पता लगा लेंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड बिग डेटा एनालिसिस।
तो बिग डेटा एनालिसिस में आपके सब चीज़ें इंटरेस्ट, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपको उनको पता है कि आप आज 2020 में कितने साल के हो। अगर आप टीनेजर हो तो आपके क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एड्स दे विल पुट ऑन योर सोशल मीडिया, जो भी आपको एड्स आते हैं वैसे एड्स आने लगेंगे। सो टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वेरी सुपीरियर। तो आजू बाजू वापस नहीं भटकते हैं, सीधा आधार पे आते हैं कि इट इज़ माई पर्सनल चॉइस टू choose what credentials I want to give to the government. So Supreme Court has already told that these particular credentials that the government is seeking from you are of minimum security, जैसे आपका नाम और date of birth. So it is not a violation to right to privacy. तो ये आधार एक्ट भी इसी में आ जाएगा. Then some the citizens or persons who are old, they have some health problems, so they have been diagnosed by certain health institutions. Now that particular thing is very personal to a patient. मान लीजिए this is a taboo in India कि अगर आपको HIV AIDS है ना, या तो कोड की बीमारी है in the rural areas, so these particular things are taboo in Indian society. So no one wants their medical data or medical records to be out in public. So yes, this is also my personal choice. Then the famous section 377 किससे डील करता है? होमोसेक्सुअलिटी से, ठीक है. Then befitting is a crime. So my right to have food. So whatever kind of food I am consuming it personally at my home or at any restaurant, but I am consuming it in my own private space. So it should be come under my right to privacy. ठीक है. Section 377 dealing with homosexuality or unnatural reproductive practices, है ना. So इनमें LGBTQ आ जाते हैं सारे. वैसे थोड़ा सर्च कर लेना. ओनली इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट LGBTQ, इट इज़ टॉकिंग अबाउट अननेचुरल वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. तो आप तो बहुत समझदार हो, आप एक बार गूगल करके देखिए. तो ऐसा ही नहीं इनसे डील करता है. ये नेचुरल जो ह्यूमन बींग्स है, नेचुरल तो क्यों बोलूँगा, बहुत ही गलत टर्म यूज़ किया, सॉरी. जो भी ट्रेडिशनल जेंडर्स हैं, मेल्स और फीमेल्स, उनमें भी ये अप्लाई होता है. तो ये सेक्शन 377 आ गया है. ठीक है. थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो. आ रहा है यार? नहीं आ रहा? ठीक है. इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कितना भी कर सकते हो. एंड यू कैन इंक्लूड डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ दैट विल बी अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर राइट टू प्राइवेसी दैट हैज़ बीन इनकलकेटेड इन आर्टिकल 21. अंडरस्टूड? नाउ देयर आर सम कंसर्न्स ऑल्सो. भाई आप इंडिविजुअलिज्म पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो दैट यू आर नेग्लेक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी. सो द फर्स्ट कंसर्न इज, हमने जैसे फोन टैपिंग की बात की. सो व्हाट अबाउट देयर इज अ पर्टिकुलर केस इन विच वी हैव टू फाइंड एविडेंस टू अ, हमको पता है कि वो एक पर्टिकुलर टेररिस्ट है, उसके बाद भी हमारे पास एविडेंसेस नहीं है. सो दिस इज द बेस्ट वे टू गार्नर सम एविडेंसेस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर acclaimed terrorist. So we are neglecting our national security. क्यों? Because right to privacy is a fundamental right. तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर सकती. So this is a very big concern. Second concern is this all judgment has been circumventing a particular thing, that is a relationship between government as well as individuals in India or residents of India, है ना. So what about a relationship between a private firm, a private organization, a industrial firm and a resident of India? उनमें भी राइट टू प्राइवेसी आई क्या? सो दिस हैज़ बीन नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द जजमेंट. ठीक है. गवर्नमेंट और जो सिटीजनशिप या रेजिडेंट का रिलेशन है वो तो ये पूरी अच्छी तरह स्कोप कवर कर रही है, बट व्हाट अबाउट द प्राइवेट पार्ट? तो वो भी एक इसमें एक पर्टिकुलर कंसर्न है. ठीक है. नो हम कंक्लूजन में क्या ले सकते हैं? सो इन द कंक्लूजन वी कैन राइट, ये तो जो पूरा बैकग्राउंड बताया मैंने, ये तो आपको अपने ही अंदर पता होना चाहिए, या आपको इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हो. बट अ वेरी पिक्युलियर लाइन दैट हैज़ बीन कोटेड
by Supreme Court in this particular judgment, and that is one of the arguments from the government side also. हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर डिबेट कर रहे थे that this particular right to privacy is an elitist idea. ये अमीरों का है राइट टू प्राइवेसी. अ सोसाइटी विच इज पॉवर्टी स्ट्रिकन, है ना, डेप्रीवेशन में है, माल न्यूट्रिशन है उसकी, जिसकी 2/3 पॉपुलेशन. सो दिस काइंड ऑफ एलिटिस्ट आइडिया कांट बी अप्लाइड ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वो डेवलपिंग नेशन है, थोड़ा पुअर नेशन है. अब अगर आप धारावी की बात करोगे, धारावी यू नो द बिगेस्ट स्लम इन द एशिया, कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में. अगर वहाँ आप एक कंडीशन देख लोगे तो आप इसका राइट टू प्राइवेसी का राइट भी भूल जाओगे. समझ रहे हो? सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वॉज आर्ग्यूइंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इट इज अ एलिटिस्ट आइडिया. बट ये देखिए, दो चीज देखिए यहाँ. सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्चन्ड दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट एज वेल एज द डिसीजन हैज बीन टेकन यूनैनिमसली. एक भी जज ने नहीं बोला कि दिस पर्टिकुलर आइडिया इज ऑफ एलिटिस्ट नेचर. सो आपको कंक्लूजन में यही लिखना है कि द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स आफ्टर दिस पर्टिकुलर पुट्टास्वामी जजमेंट हैज बीन immensely increased, and the particular argument that right to privacy is an elitist idea has been quashed by the Supreme Court of India. ठीक है. और लास्ट में आप छोटा सा एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि अब बहुत सारे पाथवेज खुल जाएंगे फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप एंड हैव इट्स प्राइवेट स्पेस एट द सेम टाइम. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन डील विद दिस वे. ऐसा नहीं यही पॉइंट्स है, यू कैन एड अप टू दिस पॉइंट्स ऑल्सो. थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, अभी मेरे को इतना ही याद आए, मैंने इतने ही बताए, थोड़ी सी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो यहाँ आप और स्पोक्स बना के लिख देना. ठीक है. नाउ यू हैव टू राइट दिस होल पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर इन अ पैराग्राफ मैनर. मैंने तो ऐसे व्हील एंड स्पोक मॉडल से बता दिया. ठीक है. तो जैसे जैसे मैंने बताया कि पहले फोन कॉल टैपिंग उसका 2 स्टेटमेंट लिख दीजिए, यूथनेशिया उसके 2 स्टेटमेंट लिख दीजिए, आधार, राइट टू फूड, सेक्शन 377, मेडिकल डाटा, इसके 2 पॉइंट्स लिख लीजिए आप, एंड देन कंसर्न्स एंड देन कंक्लूजन. सो इन दिस टाइप ऑफ मैनर यू हैव टू डील विद दिस पर्टिकुलर आंसर. ठीक है. तो होप सो आपको अच्छा लगा हो पहली मदद की सीरीज. ऐसे ही हम करेंगे, शायद से 10-15 तो हो ही जाएंगी इसकी, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस. ठीक है. तो तब तक के लिए अच्छे से प्रीलिम्स पूरी पहले देखिए, बार बार वीडियोस देखिए, पहले सिंपल नॉर्मल मोड में देखिए, 1.5 पे देखिए, ×2 स्पीड में देखिए, ताकि आपको अंदर बैठती जाए चीज़ें समझ में, तभी आपको मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगा ये सब लगाने के लिए. ठीक है. इसमें आप अगर चाहे तो एक और चीज़ इंक्लूड कर दो कि राइट टू एजुकेशन, या तो राइट टू स्लीप आप बोल सकते हो, है ना, या तो राइट टू एनवायरनमेंट बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो. राइट टू स्लीप सबका अधिकार है, तभी माता का जगराता बंद करवाया है. स्लीप में क्या है, आप पब्लिकली सोते हो क्या, प्राइवेटली सोते हो, तब तो आपकी प्राइवेट स्पेस है ना. सो राइट टू स्लीप कर सकते, राइट टू एनवायरनमेंट भी कर सकते हो कि जो भी आप प्राइवेट स्पेस में अगर ट्री के नीचे जाके बैठे हो, अगर आप वो बैठ नहीं पा रहे, क्यों? ड्यू टू द पॉल्यूशन. कैसी पॉल्यूशन हो सकती है, एयर पॉल्यूशन हो सकती है, नॉइस पॉल्यूशन हो सकती है, वो नहीं बैठ पा रहे. सो इट इज़ हिंडरिंग इनटू योर प्राइवेट स्फीयर. समझ आ रही है बात? प्राइवेसी ऐसा नहीं है कि 4 दीवार है तभी प्राइवेसी है, आपका एक प्राइवेट स्फीयर होता है. अंडरस्टूड? सो ये सभी पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें. तो ठीक है, ये क्लास यहीं रुकने देते हैं. इफ़ यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.